आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान जिसे कहा जाता है शेर मैसूर, मैसूर का बाग बोला जाता है। हालांकि टीपू सुल्तान को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी होती है। कोई लोग इसको अच्छा राजा मानते हैं, कोई खराब भी मानते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान मुस्लिम था लेकिन एक इतना कट्टर नहीं था। हालांकि इसने मैसूर के बाहर काफी मंदिरों को तुड़वाया, काफी कुछ किया, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी आपको तारीफ भी करते हुए मिलते हैं। अब जैसे वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपको बहुत से इतिहासकार ये भी बताते हुए मिलेंगे कि अगर ये मुस्लिम शासक नहीं होता, अगर मान लीजिए अगर ये कोई हिंदू रूलर होता ये, तो है ना, इसको छत्रपति शिवाजी जितना दर्जा मिल सकता था। अगर ऐसा बहुत सारे हिस्टोरियंस का इस बात को लेके मानना है। तो देखिए, टीपू सुल्तान कौन था। 4 युद्ध लड़े गए थे मैसूर में। वो सब एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे, अंग्रेज मैसूर युद्ध के बारे में, मराठाओं के बारे में। मराठाओं के आगे भी है ना, शेर को इसको झुकना ही पड़ा, टीपू सुल्तान को झुकना ही पड़ा। तो इस वजह से क्या हुआ कि काफी कुछ था, तो काफी इसके बारे में जानेंगे कि ये कौन था और इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है 10 नवंबर 1750 से। 10 नवंबर 1750 ईस्वी को बेंगलोर के पास एक गांव में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। टीपू सुल्तान के पिताजी जो थे वो थे हैदर अली। हैदर अली उस समय ये मैसूर के, हालांकि ये हैदर अली जो थे ना, ये राजा थे। आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान के जो दादाजी थे वो कोई आर्मी, कोई है ना, कोई हैदर अली कोई है ना किसी महाराज या किसी है ना सुल्तान के यहाँ या कोई बादशाह के यहाँ पैदा नहीं हुआ था। उसको वो बस एक नॉर्मल सोल्जर थे। उसके पिताजी जो थे, हैदर अली के पिता। तो ऐसे करके क्या हुआ, हैदर अली जो था वो सबसे आगे चल के राजा बना था। तो टीपू सुल्तान का जन्म जो था वो 1750 ईस्वी में हुआ था। 10 नवंबर 1750 ईस्वी में। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ से बचपन से ही क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान काफी ज्यादा बुद्धिमान था। हैदर अली तो देखिए पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था, सबसे बड़ी बात थी इसकी। हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, सबसे बड़े दुख की बात थी। तो इसने है ना टीपू सुल्तान के साथ कभी ऐसा नहीं किया, इसको खूब पढ़ाया लिखाया। ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मेरा बेटा भी ऐसे ही रहे। हैदर अली हमेशा से यही चाहता था कि मेरा बेटा भी आगे चल के कुछ अच्छा करे, आगे कुछ बड़ा बने। तो इस वजह से हैदर अली ने काफी टीपू सुल्तान के ऊपर मेहनत की, खूब उसे पढ़ाया लिखाया, उसे जहाँ पे भी जो भी युद्ध कला से लेके कई जो भी शिक्षाएं दी जा सकती थी जीवन में, सब दिया उसको, काफी सारी चीजें की। तो ऐसे करके धीरे धीरे और जो टीपू सुल्तान था ना, इसका नाम है ना कोई औलिया के नाम पे रखा गया था। जो औलिया थे वहाँ के, जो गांव के जो औलिया थे उनके नाम पे रखा गया था, निजामुद्दीन के नाम पे। मैं आपको एक और बात ये भी बता दूं। तो अब उसके बाद क्या हुआ, काफी ज्यादा ये पढ़ा लिखा हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसी सारी चीजें हुई, जब ये बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि है ना, जैसी सारी चीजें हुई हुई और अब बड़ा होने के बाद में अब इसने कई जगहों से, उस समय पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था, इसने अपने पिताजी को देखा था। बचपन से ये देखता आ रहा था कि है ना अंग्रेजों का कैसा शासन होता है, अंग्रेज क्या रूल कर रहे हैं यहाँ पे। वो सारी चीजें ये देखता था और इसको है ना लगता था कि नहीं, ऐसे ऐसे तो चलेगा नहीं। अंग्रेज जिस हिसाब से लड़ाई लड़ते हैं बिल्कुल सही नहीं है। अब पहली और दूसरी मैसूर पहली पहली एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी गई थी सन 1769 ईस्वी में। 69 ईस्वी में जब लड़ी गई थी, और यहाँ पे ना टीपू सुल्तान ने अपना बड़ा रोल निभाया था, वहाँ पे कई सारे लीडर्स को हरा दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे करके इसके हैदर अली को समझ में आ गया कि ये टीपू सुल्तान आगे कितना रेस में आगे तक जा सकता है करते करते। तो आगे चल के वो कई सारे वॉर लड़ने चालू कर देता है, काफी सारी चीजें होती है। अब देखिए इसका फिर ऐसे करके क्या होता है कि जब जब 1781 में क्या होता है कि हैदर अली की डेथ हो जाती है। जब हैदर अली की डेथ हो जाती है 20 फरवरी 1781 को हैदर अली की डेथ हो जाती है। अपन हैदर अली के बारे में भी बात करेंगे कि हैदर अली कौन था। हैदर अली के बारे में बात करेंगे तो आपको चारों एंग्लो और मैसूर वॉर के बारे में समझ में आ जाएगा कि वो क्या थी।
तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी डेथ होती है उसके बाद से ये धीरे धीरे यहाँ पे अपना रूल शुरू कर देता है। यहाँ पे अभी यहाँ से इसका रूल इस्टेब्लिश हो जाता है और फिर इसके बाद 18 दिसंबर 1782 ईस्वी को ये यहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता है, इसको सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। अब जैसे ही अब ये यहाँ का सुल्तान घोषित हो जाता है तो अब उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके सारी चीजें इसके हाथ में होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे जब ये यहाँ का सुल्तान बन जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि काफी लोग इससे खुश होते हैं क्योंकि काफी कुछ होता है इस चीज को लेके। तब देखिए इसका अपन पहले एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं सबसे पहले कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि है ना काफी ज्यादा ये मुस्लिम राजा था, लेकिन ये कोई कट्टर नहीं था सच अगर बोला जाए तो। लेकिन मैसूर में तो इसने कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया, काफी कुछ का, लेकिन मैसूर के बाद की अलग बात थी। अब मैं आपको इसके पीछे एक और स्टोरी बताता हूँ कि ये शेर मैसूर क्यों बोला जाता है। एक्चुअली क्या हुआ था बचपन में, क्या हुआ था बचपन में ये यहाँ से गया था तो एक्चुअली अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ एक बार शिकार के लिए निकला था। शिकार के लिए जब ये निकला तो क्या हुआ कि वहां पे एक शेर के ऊपर इसने गोली चलाई, और जब इसने शेर के ऊपर गोली चलाई ना तो क्या हुआ वो शेर को वो गोली छू के निकली और शेर बच गया, वैसे गोली लग नहीं पाई उसको। तो शेर इसके ऊपर भागते हुए इसने अटैक किया, जिसका जो जिसको बोलते हैं ना, वो इसने क्या किया, जैसे ही वो शेर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आया तुरंत इसने शेर के अंदर उसको घुसाया और शेर को वहीं पे ही खत्म कर दिया। शेर को मार दिया, वो शेर उसी की वजह से मर गया। तो इसके जहाँ पे भी ये जाता था ना तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे जब यहाँ पे जैसे हर जगह जाता था तो इसकी वजह से यहाँ पे इसके जो कपड़ों पे, इसकी तलवारों पे, इसके हथियारों पे सब जगह इसके शेर का निशान रहने लग गया था इसके साथ। तो इसी वजह से इसको है ना शेर मैसूर बोला जाता है, मैसूर का बाग बोला जाता है इसको। अब देखिए इतिहासकार अब इसमें क्या बताते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो देखिए सबसे बड़ी बात थी कि है ना जैसे ये मंदिरों में कहीं जाता था ना तो मंदिरों में जैसे कहीं युद्ध होता था तो युद्ध में जाने से पहले भगवान के पास जाता था आशीर्वाद लेने के लिए, कई मंदिरों में जाया करता था ये। अब उसके बाद जैसे ये सब कुछ हुआ फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्या किया इसने, अब जैसे ये सब कुछ हुआ तो फिर इकोनॉमिक पॉलिसी जो इसकी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी भी काफी अच्छी रही। इसने काफी ज्यादा है ना टैक्सेस कम किए हिंदुओं पे, है ना कम ज्यादा। जो मुस्लिम औरंगजेब तो देखिए सब लोगों से कांपता था। औरंगजेब एक ऐसा इंसान था जो शिवाजी महाराज से बहुत कांपता था, बहुत डरता था उनके नाम से। तो औरंगजेब को ने जो जजिया और ये सब कर लगाया था उस पर विरोध किया था इसका। अब देखिए इस चीज को लेके भी काफी ज्यादा वाद विवाद चलता रहता है इतिहासकारों में कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो सारी बात की बातें हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ फिर उसके बाद उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी अगर देखा जाए, इकोनॉमी पे उसने सबसे ज्यादा ध्यान दिया देश की कि इकोनॉमी को कैसे चलाया जाए यहाँ पे। लेकिन ऐसे क्रिश्चियन और जो हिंदू कम्युनिटी के बाहर वाले लोग थे ना वो इससे नाराज थे, क्योंकि क्रिश्चियंस का ये कहना था कि ये जिसने मंदिर को तो यहाँ पे मैसूर में तो कई मंदिरों को बनवा दिया या जो भी कुछ किया इसने, लेकिन जो मैसूर के बाहर जो बड़े बड़े मंदिर थे, बड़े बड़े चर्च थे, जो भी था इसने काफी कुछ तोड़वा दिया, काफी चीजें हुई इसकी वजह से। तो इसकी वजह से इसको बहुत सारे लोग विलन भी मानते। इससे जो हिंदू और क्रिश्चियंस थे वो काफी ज्यादा नफरत करने लगे थे इसी बात से कि ये इस तरीके से क्यों करता है राजा। तो इस वजह से काफी ज्यादा लोग चिढ़ते थे। तो इतिहासकारों में इस चीज को लेके काफी ज्यादा मतभेद हो रखा है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि अब 1783 में क्या होता है कि मराठा और इसके बीच में वॉर हो जाती है। मराठा और आंग्ल मैसूर, मतलब मराठा और मैसूर में युद्ध होता है, दोनों में आपस में युद्ध होता है। मराठे जो थे देखिए, मराठा साम्राज्य की नींव शिवाजी ने रखी थी, आप सब जानते हैं। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी बताया तो आप उनके बारे में भी देख लीजिएगा,
आपको लिंक लिंक देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो शिवाजी महाराज के बारे में मैंने बताया था, तो उसमें बताया था कि मराठाओं की कैसे गुरिल्ला युद्ध नीति हुआ करती थी, छुप छुप के वार करना। तो इस वजह से जिसको दामिनी कावा बोला जाता था। खैर वो मराठा साम्राज्य का इतिहास अलग है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ये सब जब, तो फिर क्या हुआ कि मराठाओं ने क्या किया, अब मैसूर को इन्वेड करने की कोशिश की। मैसूर को यहाँ पे जब इन्वेड करने की कोशिश की, तो जैसे क्या हुआ कि मैसूर को इन्वेड करने की कोशिश की, तो क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने अपनी बड़ी सेना लेके है ना मराठों को पराजित करने की कोशिश की। दोनों में आमने सामने की वॉर हुई। अब मराठाओं ने क्या बोला कि एक काम करिए, अगर वॉर नहीं चाहिए, वॉर अगर नहीं चाहिए तो आप ऐसा कीजिए कि जो मैसूर के कुछ पार्ट है वो मराठाओं को दे दीजिए, और उसके बाद फिर एक काम कीजिए, और जैसा भी होता है उसके बाद जो भी कुछ होगा फिर आगे का वो फिर हम संभालेंगे सारी चीजें। आगे जितना भी जो भी कुछ होता है, आगे कुछ पार्ट्स रख लीजिए, कुछ पार्ट्स हम रख लेते हैं, एक ट्रीटी साइन करेंगे। ये टीपू सुल्तान ने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि ना, हम कोई ये सब कोई ट्रीटी वीटी साइन नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। वॉर तो हो गई, मराठाओं को काफी ज्यादा पराजित करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया। मराठाओं के आगे भी इनको झुकना पड़ा। उन्होंने बोला कि नहीं, ये शेर लड़ेगा, वॉर लड़ेगा, झुकेगा नहीं, लेकिन उनके सामने लड़ लेगा लेकिन झुकेगा नहीं, ऐसे बोला। मतलब ऐसे बोला तो नहीं था, ऐसे मतलब हाँ, उसका यही कहना था टीपू सुल्तान का कि हम लड़ लेंगे लेकिन मराठाओं के आगे झुकेंगे तो नहीं, चाहे जो हो जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मराठाओं में काफी ज्यादा वॉर होती है, काफी सारी चीजें होती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब मराठाओं में वॉर होती है, दोनों में आपस में आमने सामने भिड़ंत होती है, जिसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान क्या कि अपनी बहादुरी से लड़ता है, युद्ध कला में काफी ज्यादा निपुण होता है वो। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसी के सारी चीजें होती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ से मराठाओं को वो हरा तो देता है, मराठे चले जाते हैं छोड़ के कि ठीक है, मराठा उनके आगे सरेंडर करना पड़ता है मराठाओं को भी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब उस समय देखिए क्या हुआ था, मराठों की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। 1761 आते आते, जब 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ना, माफ कीजिएगा, 1761 में, 1761 में जब पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ था ना, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था। अहमद शाह अब्दाली के रेंज में क्या हुआ था, बहुत बुरी तरीके से मराठों की पराजय हुई थी। तो इस वजह से मराठों की स्थिति खराब ही हो गई थी एक तरह से। तो मराठों की कुछ ऐसे करने को था नहीं, मराठा लोग लड़ने की स्थिति में भी नहीं थे। तो ऐसे करके क्या हुआ कि और 1803 आते आते मराठाओं को, पूरे मराठा साम्राज्य को खत्म करके अंग्रेजी भारत के सत्ताधीश बन चुके थे। सत्ता पे राज करना अंग्रेजों ने चालू कर दिया था, और 1803 आते आते मराठाओं का राज हो गया था। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर जब ये मैसूर में फिर क्या होता है कि अंग्रेज काफी ज्यादा अंग्रेजों से, और देखिए जो तीसरा और चौथा आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये हुआ था कि इन्होंने क्या किया था, टीपू सुल्तान ने क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स की जो रेंज थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स के जहां से एक्सपोर्ट करते थे ना, जहां से सामान, वहां पे है ना ब्लॉकेड, वो एरिया को उधर को बंद करवा दिया था, वहां पे नेवल ब्लॉकेड पूरा लगा दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि है ना, जैसी ये सारी चीजें होने की वजह से क्या हुआ कि ये भी है ना वॉर का सबसे बड़ा कारण था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हो गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर वॉर शुरू हो गया था। अब फिर यहाँ से हो जाता है तीसरा तीसरा अंग्रेज, ये होता है तीसरा अंग्रेज एंग्लो मैसूर वॉर होता है, आंग्ल मैसूरी युद्ध जिसको बोला जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इस युद्ध में भी क्या होता है कि मराठों को काफी ज्यादा, वो अंग्रेजों को काफी ज्यादा हराने की कोशिश करते, तो इस बार तो हरा देता है वो तीसरे वाले युद्ध में। तीसरे वाले युद्ध में क्या होता है, जब तीसरे युद्ध में जब यहाँ पे अटैक करके हरा दिया जाता है, तो हराने के बाद क्या होता है कि अंग्रेज जो भी होते हैं वो अंग्रेज अपना सारा हथियार अंग्रेजों को फिर वापस से वही डील करते कि संधि कर लेते और बोलते कि नहीं, मैसूर का ये, या तो आप जितना भी कुछ है वो हमको दे दो, या जो पार्ट है हमारा, जो एक्सपोर्ट का सामान है वो हमको यहाँ से लेके जाने दिया जाए। वो इस तरीके की बात बोलते हैं, लेकिन कुछ उन पे फर्क पड़ता नहीं है। टीपू सुल्तान बोलते कि नहीं, ये शेर झुकेगा नहीं।
अब उसके बाद क्या होता है कि जब चौथा, अब देखिए, अब 20 फरवरी 1900, माफ कीजिएगा 1900 बोल रहा हूँ, 20 फरवरी 1782, 1782 में जब आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, चौथा मैसूर युद्ध होता है, उसके बाद क्या होता है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथों काफी ज्यादा लड़ते लड़ते वो भी घायल हो जाता है। तो घायल होने के बाद क्या होता है ना कि जैसे अब जब वो घायल हो जाते हैं तो उसके बाद वो वहीं पे गिर जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो वापस से अपनी तलवार उठाते हैं और है ना वापस से वो अंग्रेजों पे वार करने की कोशिश करते हैं। कुछ जो उनके आर्मी वाले होते हैं, टीपू सुल्तान की आर्मी वाले, वो इसको बोलते हैं कि आप एक काम करो, यहाँ हम आपको यहाँ से सेव पैसेज दे देते हैं, आप यहाँ से बच के निकल लो। ब्रिटिशर्स के आगे अपनी मौत मरने से अच्छा है कि है ना यहाँ से आप निकल ही लो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन तब टीपू सुल्तान ने पता है क्या कहा, एक बकरी के जैसे 1000 साल जिंदगी जीने से अच्छा है कि आज मैं एक शेर की तरह लड़ूंगा। सोचिए, टीपू सुल्तान में इतनी बहादुरी थी, उन्होंने बोला कि नहीं, हम लड़ लेंगे, मर जाएंगे, शेर की तरह लड़ेंगे, लेकिन अंग्रेजों के आगे घुटने तो नहीं टेकने वाले हैं। उनका साफ साफ यही कहना था टीपू सुल्तान का। तो इस वजह से क्या होता है कि ठीक है, वो काफी ज्यादा, उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो लड़ रहे होते हैं तो लड़ने के बाद क्या होता है कि जैसे ही सब कुछ होता है तो फिर लड़ते लड़ते फिर वो आगे तक, उनकी काफी ज्यादा अंग्रेजों की सेना होती है, उनके कई सैनिकों को मारते हैं, लेकिन वो उसमें खुद भी घायल हो जाते हैं, उनके कैजुअलिटी भी बहुत होती है उनके सैनिकों की। तो 20 फरवरी सन 1784 को लड़ते लड़ते वहीं पे टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल को, वहां पे बहुत बुरी तरीके से आ जाती है ब्रिटिशर्स की आर्मी मैसूर में, तो अपनी कैपिटल पे पूरा इन्वेड करने के लिए और रोकने के लिए, और काफी ज्यादा वो बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बचा ले इसको। तो फिर लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं फिर, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है काफी कुछ नुकसान झेलना पड़ता है इनको, और वो अपनी कैपिटल को बचाते बचाते वीरगति को प्राप्त हो जाते टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसी जब उसकी डेथ होती है, बहुत सारी भीड़ लगती है, बहुत लोग इसको देखने के लिए आते हैं। सोचिए, पूरी जनता इसके प्रशासन के लिए काफी पागल थी, क्योंकि लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन से खुश थे, बाहर वाले खुश नहीं थे। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके बाहर वाले तो खुश नहीं थे, लेकिन अंदर के लोग तो इसको काफी ज्यादा ट्रिब्यूट दिया जाता है, इनको काफी कुछ होता है इनके साथ, काफी इनको अच्छे से, इनको रिस्पेक्टफुली दफनाया जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही क्या होता है कि जब ये सारी चीजें होती है तो फिर उसके बाद करते करते क्या होता है कि बाद में जब उनको पता चल जाता है अंग्रेजों को कि अब इनसे लोहा लेना मुश्किल है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे जब अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो जाता है, और देखिए अंग्रेजों की इन सब चीजों का ही ये जितना भी है ना, ये सब ब्रिटिशर्स ने इतने सालों तक अपना शोषण किया, इतना कुछ किया ना, उसके बाद ही यही रीजन होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ है ना बहुत बड़ी चिंगारी एक दिन आग के रूप में भड़कती है, और फिर 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। मैंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी बताया हुआ है, तो उसकी भी हिस्ट्री आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर जैसी, क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ गया था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को बुरी तरह से हरा दिया था अंग्रेजों ने। तो उसके बाद क्या होता है कि और 1757 से लेके है ना 1857 आते आते पूरा ब्रिटिश साम्राज्य जो है, वो पूरा जो भारत के जितने भी साम्राज्य है ना, वो अंग्रेजों के अधीन आ चुके थे, क्योंकि इधर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, जिसको विलय नीति बोला जाता है कि है ना लड़का गोद नहीं ले सकता, वो मैंने पूरा बताया हुआ है 1857 की क्रांति वाले में, तो आप देख लीजिएगा वो। तो फिर ऐसे करके 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स लोग तो पता है यहाँ पे भी नहीं रुके, ये इतने लालची लोग थे, पता है इन्होंने क्या किया, जो जब इनकी डेथ हुई तो इनकी तलवार, इनकी सोने की अंगूठी, जिनके और इनकी जो तलवार थी ना वो भी हीरो से जड़ी हुई होती थी, तो हीरो से जड़ी हुई होती थी, तो इनकी तलवार, इनकी सोने की अंगूठी, जो हाथ में ये अंगूठी पहनते थे वो, फिर जितना भी जो उन्होंने युद्ध में जीता था, जो भी उन्होंने कुछ किया था, सब सारी चीजें एक साथ है ना वो अपने साथ ब्रिटेन ले गए। ब्रिटेन में ले जाके उन्होंने फिर सबको दिखाया कि देखो देखो हमने टीपू सुल्तान को हरा दिया, देखिए इतने लालची थे। और इनके अब देखिए मैसूर में भी है ना इनकी प्रदर्शनी दिखाई गई है युद्ध कला की, इनके टीपू सुल्तान की।
ब्रिटेन में भी है ना इनके जो लंदन में इनका म्यूजियम है, म्यूजियम में इनकी तलवार और बाकी सब कुछ रखा हुआ है इनका। सोचिए, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स एक्चुअली लोगों को यही दिखाना चाहते थे कि उन्होंने टीपू सुल्तान को कैसे हरा दिया। सोचिए, टीपू सुल्तान इतने बहादुर इंसान थे, लेकिन उनकी बहादुरी तो अच्छी थी, लेकिन अब देख, बहादुरी बहादुरी से काफी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को देखिए, उनको तो यही होता था ना कि क्या बोलते हैं, हमने हमने जो किया है वो सही है। क्योंकि देखिए, वो तो है ना, जो उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी जो किताबें आती है उसमें भी है ना, कोई ये नहीं बताते कि वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर था, वो जो 1857 में वो रिवोल्ट हुआ था। वो तो ऐसे ही बताते हैं कि कुछ लोगों ने विरोध कर दिया था। अरे बाद में जब पता चला, जब वीर सावरकर और जो बड़े बड़े लोगों ने जब इस बारे में किताबें लिखी और सारी चीजें हुई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि तब लोगों को पता चला। सोचिए, ब्रिटिशर लोग इतने चालाक थे उस समय, और अभी भी वो लोग ऐसे ही करते हैं। तो अब देखिए, अब ये तो फिर ऐसे करके टीपू सुल्तान, अब देखिए टीपू सुल्तान को काफी इतिहास में काफी ज्यादा अच्छा भी माना जाता है। अब देखिए, कांग्रेस ने एक बार है ना 10 नवंबर को टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का आग्रह किया था। तो इस वजह से भी काफी ज्यादा बीजेपी ने इसकी आलोचना की थी कि इनकी जयंती नहीं मनाई जानी थी। इसको जिहादी मानसिक सोच वाला बताते हैं। भाई देखिए, कांग्रेस और बीजेपी क्या सोचती है, अपन उस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए वो पॉलिटिक्स है, वो अपनी अपनी लोगों की राय हर किसी की अलग अलग होती है। आपका क्या सोचना है, आप भी कमेंट में बताइएगा टीपू सुल्तान को लेके कि वो कैसे राजा थे। तो अब काफी कुछ हुआ था इस पे, आरएसएस और बीजेपी ने काफी ज्यादा इसको लेके प्रोटेस्ट किया था। अब देखिए, यहाँ पे आपको बता दूं कि है ना, ऐसा नहीं है कि है ना हिंदू मुस्लिम का, उस समय औरंगजेब की सेना में भी राजा जयसिंह था, वो भी हिंदू था। फिर उसके बाद शिवाजी की सेना में भी थे जो जो वहाँ के जो उनके भी जो सेनापति थे वो भी मुसलमान थे। तो ऐसे करके देखिए, हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये खाली एक एजेंडा होता है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि ये नहीं करना चाहिए, इससे हिंदू मुस्लिम भावनाएं भड़कती है, ऐसा ये सब देखिए पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं। हालांकि वो बस वोट बैंक के लिए जो भी कुछ होता है उसके लिए ये सब पॉलिटिकल पार्टी करती है, लोगों को भड़काने के लिए। तो ये था टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दे। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।